गुड आफ्टरनून दिव्यांग एंड गुड आफ्टरनून कशिश, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट या रिएक्टिव इंटरमीडिएट। गुड आफ्टरनून सुबोध। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का टॉपिक दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट किसे बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी एक ऐसी स्पीसीज होती है, ऐसी स्पीसीज होगी जो क्या होती है, रिएक्शन के बीच में बनती है, विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब भी मैकेनिज्म करोगे तो यही चीजें आएंगी, यानी जो रिएक्शन के बीच में बनती है, बिटवीन द रिएक्शन। जब रिएक्शन चलेगी तो उसके बीच में बनेगी ये, बिटवीन द रिएक्शन। तो उस स्पीसीज को हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसका मतलब ये हुआ कि ये न तो नाइदर प्रेजेंट एट स्टार्ट, न तो ये शुरू में आपको दिखेगी और नॉर एट लास्ट, और ना आपको ये लास्ट में दिखेगा। यानी एक ऐसी स्पीसीज होगी जो ना तो आपको स्टार्टिंग में नजर आएगी और ना ही आपको लास्ट में नजर आएगी, केवल जो रिएक्शन के बीच में बनेगी और बीच में क्या होगी, फिनिश हो जाएगी। और ये क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। इसकी जो लाइफ की ड्यूरेशन होती है बहुत ज्यादा कम होती है, शॉर्ट लाइफ होती है इसकी, और हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव होंगे, बहुत कम इसकी लाइफ होती है, और ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। और सबसे मेन चीज क्या है इसमें, वो है ये मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी अगर आप किसी भी कंपाउंड या किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म बता रहे हो तो उसमें हम रिएक्शन इंटरमीडिएट का यूज करेंगे। तो ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में हो गया कि जो रिएक्शन के बीच में बनेंगे, ना तो स्टार्ट में रहेंगे ना ही वो लास्ट में दिखेंगे। शॉर्ट लिव्ड होती है, इनकी जो लाइफ होती है बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। और जो मैकेनिज्म हम आपको बताएंगे तो उसमें यही टर्म्स यूज होते हैं। अब कौन कौन से देखो रिएक्शन मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, जैसे फर्स्ट इज कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन हो गया, कार्बो एनायन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, फ्री रेडिकल, और इसके आगे होता है कार्बीन्स एंड नाइट्रीन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप लोग क्या करोगे, रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे हम लोग, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होगा, मैकेनिज्म का मतलब हुआ कि सपोज मैंने आपको ये रिएक्शन लिख के दी, मैंने कहा यहाँ पे CH3Cl प्लस HCl या Cl2 लिख दिया, गिब्स मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2Cl2 प्लस HCl। तो ये तो हो गई डायरेक्ट रिएक्शन। अब आप कहोगे रिएक्शन आई कैसे, यानी इसकी मैकेनिज्म बताओ, ये किस किस तरीके से टूटा होगा बॉन्ड और कैसे बना होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये मैकेनिज्म बताते हैं। हाँ, बेंजाइंस भी है, सही कहा आपने, बेंजाइंस कसिस। तो ये क्या हो गया आपके, जो बेंजाइन क्या होता है, बहुत ज्यादा रेयरली यूज होता है। इसमें मैकेनिज्म में ये यूज होता है। मैकेनिज्म का मतलब हम ये बताएंगे कि पहले Cl2 टूटेगा तो Cl आपस में ब्रेकडाउन होगा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, और फिर ये फ्री रेडिकल यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। तो ये क्या होगी, इसकी मैकेनिज्म होगी। यानी मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट से अगर हम देखेंगे तो ये सारे के सारे टर्म्स क्या हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट इज कार्बोकैटायन, फर्स्ट वन इज कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन होता है जनरली दो वर्ड से मिलके बना है। कार्बो मीन्स हो गया कार्बन, और कैटायन मीन्स हो गया प्लस चार्ज। कार्बो मीन्स कार्बन और कैटायन मीन्स प्लस चार्ज। यानी कि जो सेंट्रल कार्बन एटम होगा, सेंट्रल कार्बन एटम होगा जो, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए।
जो सेंट्रल कार्बन होगा उसके पास क्या होना चाहिए, प्लस चार्ज होना चाहिए, उसे हम कहेंगे कार्बोकैटायन। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसे बनाया कैसे, देखो CCl है, यहाँ पे H लग गए। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो Cl होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन Cl के पास चला जाएगा, तो ये C में प्लस चार्ज आ जाएगा और Cl में माइनस चार्ज। तो क्या हुआ, ये जो C है इसमें अगर प्लस चार्ज आ गया तो हम इसे कहेंगे कार्बोकैटायन, ठीक है। और ये वाला जो फिजन होता है दिस इज कॉल्ड हेट्रोलाइटिक फिजन। दिस फिजन इज कॉल्ड हेट्रोलाइटिक फिजन। हेट्रो मीन्स होता है कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी एक के पास चला जाएगा, तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, Cl के पास चला गया, तो इस वजह से इसमें बनता है कार्बोकैटायन। यहां तक में किसी को कोई डाउट है, एनी डाउट, यस या नो? नो। देखो हमने मेन एम यहाँ पे क्या है कि टर्म्स के मीनिंग को समझना है, बस यहाँ पे जो टर्म्स है उसके मीनिंग को समझना मेन। तो अब देखो कार्बोकैटायन के बारे में क्या है, सबसे पहले कार्बोकैटायन है, जो कार्बोकैटायन के टाइप्स हैं। कार्बोकैटायन के क्लासिफिकेशन है, जो मेन है यहाँ पे क्लासिफिकेशन। जैसे आपने सुना होगा प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बोकैटायन, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी है? इसमें 4 डिग्री का नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। और जो सबसे प्राइमरी होता है उसे हम कहते हैं CH3+, ये बहुत ज्यादा प्राइमरी हो गया। तो CH3+, फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी एंड टर्सरी, क्वार्टरनली इसमें पॉसिबल नहीं होता। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरली किसे कहेंगे कि जो कार्बोकैटायन एक एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, जो कार्बोकैटायन एक एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, यहां ध्यान रखो दिस इज रेफरेंस, ये वाला कार्बोकैटायन है जो अगर एक एल्काइल ग्रुप से एक कार्बन से अटैच होगा तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये ध्यान रखना है क्योंकि रिएक्टिविटी में ये क्वेश्चन आता है। रिएक्टिविटी में क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा कि सेकेंडरी का पहले बता देता हूं, सेकेंडरी में क्या होगा कि जो रेफरेंस कार्बन है आपका वो 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा। अगर 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और टर्सरी का मतलब होता है कि जो कार्बोकैटायन है वो 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, 3 एल्काइल ग्रुप यानी कार्बन से अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड टर्सरी। ये आपका सेकेंडरी अगर 2 से अटैच है। और प्राइमरी का मतलब या तो एक एल्काइल ग्रुप से अटैच है या किसी से भी अटैच नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब मैं यहाँ पे कंपाउंड बना रहा हूं, आपको पहचानना है कि कौन सा कार्बन है जो प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा और कौन सा टर्सरी होगा। देखो ये मैंने सबको प्लस किया है 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3, ये H, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3, यहाँ पे मैंने लिख दिया H, और यहाँ पे H लिखा हुआ है, यहाँ पे भी H लिखा हुआ है और यहाँ पे H लिखा हुआ। अब बताओ जो C1 वाला है ये कौन सा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी? एक बार रिप्लाई करके बताओ, 1 2 3 कर दो, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। जो C1 है, मैथिली ने सही कहा है, सरदेश सही है, दिव्यांग सही है, स्नेहा, अनुष्का, मृत्युंजय सही है, कशिश ने मिस कर दिया है। ये वाला कह रहा हूं मैं 1, ये वाला कार्बोकैटायन, ये देखो ये 1 वाला कार्बोकैटायन कौन सा है? जो C1 वाला ये कार्बोकैटायन है, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी?
सुबोध मिस कर गया, परिगा मिस कर गई। ये एक्चुअल में क्यों जरूरी है? देखो सेकेंडरी है, हाँ कशिश सब सही कह रहे हो आप, सेकेंडरी है, C1 वाला सेकेंडरी है। सेकेंडरी कैसे पता चला? देखो अच्छा आंसर नहीं बोला आपने परिगा, कोई बात नहीं, आपने पूछा मुझसे। तो देखो इसमें पता क्या चलेगा कि ये वाला C देखो 2 कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए? कई बार क्या होता है, आपने जब रिएक्शन बनाई, सपोज करो ये आपने रिएक्शन बना दी, अब ये रिएक्शन बनाने के बाद करो आपने ये प्लस चार्ज बना दिया, ठीक है। जब आप रिएक्शन करोगे तो क्या होगा कि ये रिएक्शन करने के बाद आप देखोगे इसमें एक प्रोसेस आती है, दैट इज रीअरेंजमेंट। होता क्या है कि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। तो आगे हम पढ़ेंगे, आपने पहले पढ़ा था कि जो टर्सरी कार्बोकैटायन होता है वो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो जब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो होगा क्या कि ये जो प्लस चार्ज है ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यानी ये यहां से इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर आप कहोगे ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आप दिखोगे कि ये H है, ये H है, ये H रहेगा। मैं आपको इस पर्पज से बता रहा हूँ, रिएक्शन के पर्पज से। तो ये देखो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है। पहले प्लस यहां था, ऑटोमेटिकली यहां चला गया। अब आप कहोगे ऐसा क्यों चला गया? मेन रीजन क्या है? स्टेबिलिटी के, जो हम कल पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी के हम सारे पॉइंट कल पढ़ेंगे। तो टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो हमने क्या किया, यहां से यहां शिफ्ट हो गया। तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी है, और ये यहां से यहां शिफ्ट क्यों हुआ, ठीक है। कार्बोकैटायन में टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। इसीलिए देखो यहाँ पे बीच में ये सेकेंडरी दिख रहा है आपको, तो ये यहां से यहां नहीं गया, या यहां से यहां भी जाएगा तो उसके बाद फाइनली टर्सरी में आके रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आएंगे, तो ये क्या है आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा प्राइमरी कार्बोकैटायन है, कौन सा सेकेंडरी है। अब देखो आपने पहचान लिया फर्स्ट वाला कि हाँ जो टर्सरी कार्बोकैटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो रिएक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली रीअरेंजमेंट हो जाता है। जैसे सपोज करो आप यहाँ पे बैठे हो, आपको यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो आप क्या करोगे, यहां से वहां उठ के चले जाओगे जहां आपके लिए क्या होगा, कंफर्टेबल होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहां से बेटर आपको दूसरी जगह ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे क्या होता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। तो रीअरेंजमेंट के लिए हमें क्लासिफिकेशन होना जरूरी है। अगर हमें क्लासिफिकेशन पता नहीं है तो हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। फिर आप कहोगे यहाँ पे था कंपाउंड, यहाँ कैसे बन गया? अगर मैं कोई भी माइनस वाला अटैक कराऊंगा तो माइनस वाला यहाँ चला गया। आप कहोगे प्लस चार्ज यहाँ पे था, ये माइनस वाला यहाँ क्यों चला गया? तो रीजन क्या है इसका, स्टेबिलिटी का फैक्टर, ठीक है। तो ये जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्राइमरी कार्बोकैटायन है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी बन सकता है। अब देखो ये वाला मैंने कहा ये सेकेंड वाला कार्बोकैटायन, ये प्लस चार्ज है। अब ये बताओ किस में आएगा, प्राइमरी यानी 1 लिख दो, सेकेंडरी मीन्स 2 लिख दो और टर्सरी मीन्स 3 लिख दो। तो ये वाला कार्बोकैटायन किस में आएगा? हाँ निहारिका सही है, श्रुति राइट है, सिद्धि, मृत्युंजय, मैथिली राइट है, और कशिश सही है, दिव्यांग, स्नेहा सही है, सुबोध मिस कर गया, और श्वेता सही है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्सरी कौन सा है। पार्थ बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो देखो ये कैसे पता चलेगा, देखो ये प्लस चार्ज है, इसे कहेंगे रेफरेंस कार्बन, इससे काउंट नहीं करेंगे इसमें। इससे देखो कितने कार्बन अटैच है, 1 ये, 2 ये और 3 ये। तो अगर इससे 3 कार्बन अटैच हैं तो मीन सेकेंड वाला है, दिस इज टर्सरी कार्बोकैटायन, ये आपका टर्सरी कार्बोकैटायन है।
उसके बाद देखो ये थर्ड नंबर वाला, यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा 3 नंबर, ये वाला कौन सा कार्बोकैटायन है? 3 वाला। हाँ, सरोज सही है, स्नेहा, सानिका बिल्कुल सही है, पार्थ, श्वेता, श्रुति और मैथिली, अनुष्का वेरी गुड, अंकिता, निहारिका बिल्कुल सही आंसर है। देखो ये सेकेंडरी है, दिस वन इज सेकेंडरी। और वैदेही, सुबोध बिल्कुल सही आंसर है। तो अब सपोज करो कि मैंने आपको कार्बोकैटायन यहाँ पे बना दिया या यहाँ पे बना दिया, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये अपने आप उछल के यहाँ पे क्यों आया। यानी कि जब हम रिएक्शन करेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये रिएक्शन प्लस चार्ज आपको यहाँ दिख रहा था, लेकिन जब रिएक्शन हुई तो प्लस के बाद मैंने कोई माइनस लाऊंगा तो ये माइनस की प्रोबेबिलिटी जाने की सबसे ज्यादा कहाँ होगी, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आप कहोगे प्लस तो हमें यहाँ पे दिख रहा था और ये माइनस चार्ज कहीं और चला गया, तो क्यों चला गया वो? ठीक है, तो अब ये जो है आपका देखो ये 2C से अटैच है, यानी कि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अब नेक्स्ट वन देखो, फिर ये वाला 4 वाला कार्बोकैटायन आपको कौन सा दिख रहा है? 4th का देखो, हाँ स्नेहा सही है, निहारिका और सुबोध सही है, पार्थ, मृत्युंजय बिल्कुल सही, और मैथिली, श्वेता, सरोज तो बिल्कुल सही है। देखो इसमें ये 2 से अटैच है, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। और ये नहीं कशिश, हाँ सेकेंडरी सही है, कशिश सेकेंडरी सही आंसर है। अब देखो लास्ट वन, ये लास्ट वन 5 वाला कौन सा कार्बोकैटायन है? हाँ दिव्यांग सही है, मृत्युंजय, सिद्धि, निहारिका और सुबोध, श्रुति, सानिका, अंकिता वेरी गुड। तो ये प्राइमरी है। अब देखो कहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सपोज करो आप कोई रिएक्शन बना रहे हो, मैथिली बिल्कुल सही है। अब आपने कोई रिएक्शन बनाई, अब रिएक्शन मैंने यहाँ पे Cl दे दिया, अब Cl से क्या होगा, ये यहाँ से Cl निकला, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब सवाल क्या होगा कि आगे इतना बड़ा कंपाउंड है, तो आप क्या करोगे, हर एक के लिए टेस्टिंग करोगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप रिएक्शन, क्योंकि इसके आगे हम रिएक्शन ही बताएंगे आपको, तो ये रिएक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं हम कि रिएक्शन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से क्या हुआ। अब देखो ये आपको दिख रहा है, ये दिस वन इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब मैंने कहा आपको ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अगर सपोज करो इसमें रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट का मतलब ये प्लस चार्ज इनमें से किसके पास जाएगा, या किसी के पास भी नहीं जाएगा, अपनी जगह पे रहेगा, या किस वाले कार्बन पे जाना पसंद करेगा? वेरी गुड, निहारिका सही है, सुबोध सही है, सिद्धि सही है, स्नेहा, अनुष्का वेरी गुड। तो ये क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट, सानिका, मैथिली बिल्कुल सही आंसर है आपके। तो आप समझ जाओगे अब कि ये यहाँ पे नहीं रुकेगा। तो क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि आपको क्लासिफिकेशन पता है कि टर्सरी की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, और ये रिएक्शन बन रहा है। तो जैसे ये टूटेगा, मैंने कहा Br माइनस को ऐड कराओ, तो आप Br माइनस आपने यहीं पे ले आए तो फिर गलत हो जाएगा वो। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो स्टेबिलिटी होती है इस सब में से, देखो ये आपका टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। अगर इससे आप H निकाल दोगे तो ये टर्सरी बनेगा, और टर्सरी वाला स्टेबल ज्यादा होगा, फिर ये माइनस चार्ज कहाँ अटैक करेगा? जहां पे टर्सरी। तो आपको दिख कुछ और रहा था, कंपाउंड कुछ और बन गया। ठीक है, तो इसीलिए जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम पूरा फोकस इसीलिए करते हैं कि बेसिक टर्म्स को ही क्लियर करो, आपको रिएक्शंस खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। यानी कि जितने रिएक्शन वाले पार्ट हैं वो सारे ये बेसिक टर्म्स पे ही डिपेंड करते हैं। तो क्लासिफिकेशन सबको समझ में आ गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। हाँ, जहां पे ज्यादा स्टेबल होगा, पूरा कॉन्सेप्ट किस पे है? स्टेबिलिटी पे है। जो हम कल पढ़ेंगे स्टेबिलिटी वाला, पूरा का पूरा जो आपका सारा कोई भी कंपाउंड, जैसे मैंने कहा सपोज करो आपने रिएक्शन करी, तो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनेंगे, तो प्रोडक्ट की क्या होगी? पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्रोडक्ट आपके पास हो सकता है, आप बोलोगे प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, प्रोडक्ट ये वाला भी बन सकता है, प्रोडक्ट ये वाला भी बन सकता है। तो हो सकता है कि 1 की 2, 3, 4 प्रोबेबिलिटी होंगी। तो फिर आपने वो वाला प्रोडक्ट को मेन प्रोडक्ट मानना है
जो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि देखो यहाँ पे इसकी 2-3 पॉसिबिलिटी बन रही है, ये यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है। तो उसमें से वो वाला प्रोडक्ट को हम मेन प्रोडक्ट मानेंगे जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मेन प्रोडक्ट वो वाला होगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का फैक्टर हम कल पढ़ेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये क्लियर हो गया कि टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अब जो देखो कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बोकैटायन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बोकैटायन के, हाँ मैथिली वेरी गुड, श्रुति बिल्कुल सही है, और इसके अलावा सुबोध सही है, मैथिली मिस कर गई थोड़ा सा। वैलेंस शेल में, कार्बोकैटायन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, श्वेता सही है, अनुष्का फिर मिस कर गई, दिव्यांग सही है, वैसे स्नेहा। देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आंसर इज 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे, देखो जैसे मैंने कहा सी है 1 2 3 बॉन्ड और 1 प्लस चार्ज। तो एक बॉन्ड का मतलब हर हमेशा ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड कहीं पे भी आएगा मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 + 2 4 + 6, यानी कि इसको ये मानेंगे हम कि जो वैलेंस शेल होगा कार्बोकैटायन उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वैलेंस शेल में हर हमेशा ध्यान रखना 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब इसके बाद देखो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है, एस कैरेक्टर हमें पता चलता है, और एस कैरेक्टर के बहुत सारे फायदे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको हाइब्रिडाइजेशन से क्या पता चलेगा, एस कैरेक्टर का पता चलता है, पी कैरेक्टर का पता चलता है। एस कैरेक्टर से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, जैसे बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हो, यानी जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा या कम है उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। और पी कैरेक्टर से जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप बताओ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर मैंने कहा आपको कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आपको देखो कार्बन में 3 ही हाइब्रिडाइजेशन है बस। हाँ निहारिका बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो आपके पास केवल 3 ही ऑप्शन है, देखो sp3, sp2 और sp। श्रुति सही है, मैथिली सही है, आकांक्षा सही है, और दिव्यांग सही आंसर। तो देखो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है निकालने का, देखो कोई भी कार्बन कंपाउंड होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल ट्रिक क्या है, देखो अगर इसमें 3 बॉन्ड है तो 1 2 3 का मतलब sp2। अगर सपोज करो किसमें 2 ही बॉन्ड है और कोई अगर एक लोन पेयर हो गया और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 2 3 तब भी sp2। अगर सपोज करो कहीं पे क्या है डबल बॉन्ड है, ये कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, 1 2 3 4, लेकिन हम इसे 3 ही मानेंगे 1 2 3, यानी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे 1 ही एज्यूम करेंगे। अगर सपोज करो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये H और एक H, तो इसका मतलब इसमें ओवरऑल 1 और 2 बॉन्ड है, 1 2 का मतलब sp। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत आसान है। कार्बन के केस में हमारे पास केवल 3 ही केस होते हैं, sp3, sp2 और sp। अगर आपको 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो sp2, अगर 4 बॉन्ड नजर आएंगे तो 3s का 3p का 1s का यानी sp3, और 2 बॉन्ड नजर आएंगे यानी sp। तो इसमें होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होता है, इसकी ज्योमेट्री या शेप कैसा होगा, ये दिखने में कैसा होगा, लीनियर या ट्राइगोनल या पिरामिडल, इसका शेप कैसा होना चाहिए। sp2, हाँ सही का, श्रुति, श्वेता, निहारिका सही है। तो देखो इसका शेप बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर, हाँ दिव्यांग सही है। ट्राइगोनल प्लेनर देखो एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक H दूसरा कोई भी ग्रुप होगा आप इधर अटैच करो, और इसके पास देखो एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है।
तभी इसके पास 6 है। तो एक इसके पास जो होगा p का वैकेंट ऑर्बिटल होगा, p का वैकेंट ऑर्बिटल होगा इसके पास, और बाकी एक s का और 2 p के क्या होंगे, कंबाइंड होंगे। तो एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, बाकी sp3 यानी कि ये बन गया आपका ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसकी जो ज्योमेट्रिया शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, वैकेंट ऑर्बिटल होता है इसमें, ठीक है। और ये अब आप बताओ ये न्यूक्लियोफाइल होगा या इलेक्ट्रोफाइल होगा? दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। आपको इन दोनों में से कौन सा लग रहा है? जो कार्बोकैटायन होगा वो न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा या इलेक्ट्रोफाइल? वेरी गुड, सुबोध सही है, और निहारिका सही है, दिव्यांग सही है, मैथिली सही है, यानी कि ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कभी भी ध्यान रखना, हर हाँ बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बिल्कुल सही दिव्यांग, इलेक्ट्रॉन की इसमें डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ये। तो इसमें क्या होगा, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल की तरह मानेंगे। तो जब भी रिएक्शन होगी और वहां पे अगर मैंने लिखा CH3+, तो आप समझ जाओगे ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? हर हमेशा जहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेगा। पूरे ग्रुप में आपने देखना है कि कहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या कहाँ पे माइनस चार्ज है, केवल ये यहीं पे अटैक करेगा, बाकी कहीं अटैक नहीं करेगा। तो आप समझ जाओगे ये वाला ये यहाँ पे ही क्यों गया, औरों के पास क्यों नहीं गया। तो उसका रीजन क्या है कि उसके पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट खत्म होता है कार्बोकैटायन का। और जितने भी ये होते हैं ये क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड, आपको बताया था शॉर्ट लाइफ होती है इनकी, हाईली रिएक्टिव होते हैं, तभी ये केवल रिएक्शन में ही बनते हैं। यानी इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम स्टेबिलिटी होती है, लेस स्टेबल होते हैं और मोर रिएक्टिव होते हैं। तो पहला आपका खत्म हुआ केस कार्बोकैटायन का। अब सेकेंड वन आते हैं कार्बन एनायन। कार्बन एनायन यानी कार्बन एनायन होता है, कार्बन एनायन का मतलब हुआ कि जो कार्बन होगा, कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, एनायन। देखो उसी के नाम से पता चल रहा है। हाँ स्नेहा बिल्कुल सही कहा आपने, नाम से ही चीजें पता चलती, ध्यान रखना। आपने नाम है उसी में तोड़ो, कहीं ना कहीं उसका आंसर मिल जाएगा आपको। और ये ध्यान रखना यहाँ पे हम केवल किसके बारे में कह रहे हैं, कार्बन के बारे में। आकांक्षा बिल्कुल सही है, ध्यान रखना कार्बन के ही बारे में हम कह रहे हैं। आपका जीओसी से 2 क्वेश्चन आता है नीट में, अभी आपको मैं पेपर दूंगा, जो 13 में पेपर होगा आपका 13 सितंबर को, उसको मैं आपको 13 की इवनिंग में ही पेपर सेंड करूंगा। तो आपको देखना जीओसी से 2 क्वेश्चन आए होंगे उसमें। तो ये जो है आपका जीओसी, और इससे क्या होता है 2 क्वेश्चन आते भी हैं। और दूसरी चीज क्या है कि सारे के सारे जो चैप्टर होते हैं आपके वो जीओसी पे डिपेंड है। यानी जो रिएक्शन बनेगी तो आप कहोगे रिएक्शन में ऐसा क्यों हो गया, तो वो क्यों हुआ वो आपको जीओसी उसका आंसर बताती है कि यहाँ पे रिएक्शन यहीं पे क्यों गया, यहाँ क्यों नहीं गया। तो देखो कार्बन एनायन का मतलब कार्बन में नेगेटिव चार्ज होगा, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज, यानी जिस कार्बन में भी नेगेटिव, कार्बन की ही बात हो रही है। अगर सपोज कोई कहेगा नाइट्रोजन माइनस चार्ज, तो क्या ये कार्बोकैटायन है, यस और नो। अगर मैंने कहा एन नेगेटिव चार्ज, तो इज इट कार्बोकैटायन, तो हाँ वेरी गुड सानिका सुबोध, क्योंकि हम कार्बन की ही बात कर रहे हैं। कार्बो का मतलब, हाँ दिव्यांग बिल्कुल सही कहा आपने, कार्बन का मतलब कार्बो मीन्स कार्बन, केवल कार्बन ही देखेंगे हम। तो ये कार्बो एनायन नहीं है, जबकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। स्नेहा बिल्कुल सही कहा, तो एनायन का मतलब समझ में आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब बताओ इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर जो वैलेंस शेल होगा, हाँ सुबोध सही है, श्रुति, निहारिका, श्वेत, सानिका वेरी गुड। तो देखो एक आध एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने कहा CH3- का, कशिश, मैथिली बिल्कुल सही आंसर है। अब टेक्निकल क्वेश्चन इसके आगे आएंगे, देखो जो आपके नीट लेवल में क्वेश्चन पूछे गए इन्हीं में से पूछे गए हैं, जो मैं आपको बाद में दूंगा। तो थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके दे दिया आंसर को, नीट लेवल का बहुत हाई लेवल नहीं होता है। और क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं इन्हीं में से क्या होते हैं, थोड़े से तोड़ मरोड़ करके दे देते हैं।
मेंस में क्या होता है, मेंस में थोड़ा सा चीजों को एक्सटेंड किया जाता है क्योंकि उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसीलिए। तो देखो माइनस है यहाँ पे चार्ज, तो आपको पता है एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर नेगेटिव चार्ज भी आएगा तो नेगेटिव चार्ज जनरली 2 इलेक्ट्रॉन को शो करता है। इसमें ध्यान रखना अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 4, 6 और 8, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। वेरी गुड, हाँ स्नेहा सही है। अब देखो इसमें भी क्लासिफिकेशन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्लासिफिकेशन। अब प्राइमरी कौन सा होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, माइनस चार्ज है, एक दूसरा माइनस है, तीसरा यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 का माइनस, और यहाँ पे CH3 का ट्वाइस माइनस चार्ज। अब देखो ये हो गया 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। अब आपको इसमें से बताना है प्राइमरी कौन सा होगा। प्राइमरी कार्बोकैटायन, हाँ कशिश सही है, और इसके अलावा दिव्यांग सही है, स्नेहा, सुबोध, श्वेत सही है। अब देखो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जैसे सपोज करो इसको प्राइमरी में नहीं गिना जाता है लेकिन फिर भी हम गिन लेते हैं, ध्यान रखना। अगर ये डायरेक्ट सी से अटैच है तो बहुत ज्यादा प्राइमरी कहते हैं हम इसे, या फिर हम प्राइमरी में से कंसीडर कर लेते हैं। तो ये और ये दोनों को हम जनरली प्राइमरी में कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन अगर बुक में दिया होगा तो बुक में क्या करता है, ये भी लिखा होता है, ये भी लिखा होता है, यानी कि जो कार्बन माइनस चार्ज एक कार्बन से अटैच होगा दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। और ये बहुत ज्यादा प्राइमरी है क्योंकि ये किसी से भी अटैच नहीं है। इसके बाद 3 नंबर वाला कौन सा होगा, ये 3 नंबर वाला कौन से क्लासिफिकेशन में आएगा, हाँ श्वेता सही है, स्नेहा सही है, मैथिली, दिव्यांग सही है, निहारिका सही है, और सिद्धि, सुबोध, कशिश सही है, अनुष्का सही है। तो ये देखो ये जो माइनस चार्ज है ये 3 कार्बन से अटैच है, मींस टर्सरी। और ये वाला लास्ट वन 4 वाला जो कैटायन है ये कितने से है, श्वेता सही है, सुबोध, मैथिली, स्नेहा, सिद्धि, दिव्यांग, वेरी गुड, ये सेकेंडरी है। तो कुल मिला के हमें क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो माइनस चार्ज में क्या होता है, माइनस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है स्टेबिलिटी के केस में। माइनस के केस में क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। माइनस के केस में क्या होता है, प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, और टर्सरी क्या होता है, सबसे कम स्टेबल होता है। तो आप समझ जाओगे अगर हमें रीअरेंजमेंट करना है तो कौन सी चीज कहाँ के लिए शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि जब हम रिएक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज दिखेंगी। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। कई बार क्या करते हैं, ये केवल किस केस में होता है, जब हम कौन सा ग्रुप लगा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे होते हैं, उस केस में ये रूल फॉलो होगा। लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देगा वो, यही क्वेश्चन आएंगे आपको, देखो जो आपके नीट लेवल में होंगे, कई बार मेंस में भी देता है, और जो बोर्ड लेवल में, तो उसमें क्या करता है, थोड़ा सा चेंज कर देगा वो। देखो क्या करेगा चेंज को, यहाँ पे माइनस चार्ज दे दिया और यहाँ पे उसने क्या कर दिया, CCl3 और ये CCl3 दे दिया। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये टर्सरी कार्बोकैटायन है क्योंकि 3 C ग्रुप से अटैच है, कार्बन 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 से। लेकिन क्या ये स्टेबल, और यहाँ पे उसने दे दिया CH3 माइनस का। ठीक है, अब उसने पूछ दिया, या यहाँ पे उसने फिर यही दे दिया CH3 और CH3। उसने बोला A और B में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो दिखने में हमें दोनों के दोनों क्या है, टर्सरी कार्बोकैटायन है, ये भी टर्सरी है और ये भी टर्सरी है। हाँ मैथिली बिल्कुल सही कहा है, सुबोध ने, दिव्यांग सही है, और इसके अलावा बाकी ने मिस कर दिया। तो थोड़ा सा करता है, चेंज कर देता है। क्वेश्चन में क्या होगा, बहुत हाई लेवल का ना देते हो, मीडियम ऐसे ही लेवल होता है, लेकिन थोड़ी सी चीज चेंज होगी। अब देखो Cl की वजह से ये क्या बनता है, विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है, और विड्रॉइंग मतलब खींचने वाला ग्रुप।
तो इसकी वजह से क्या होता है, इस टर्सरी की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है बजाय किसके, इसके। यहाँ पे ये हो गया डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है CH3 और CCl होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। थोड़ा सा देखो एक चेंज कर दिया बस। और यहां से क्या होगा, ये टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप। तो ये सारे पॉइंट हमें कहा होंगे जब हमें बेसिक टर्म पता चलेंगे, ठीक है। तो विद इन देखो 2-3 मिनट्स में ऑफ हो जाएगा, फिर आपको रिज्वाइन करना है। ये इसलिए बता रहा हूं मैं कि जब हम अभी रिएक्शन पढ़ेंगे तो रिएक्शन ही रिएक्शन आएंगे आपके पास, और जब रिएक्शन ही रिएक्शन आएंगे तो फिर आपको होगा कि यहाँ से ऐसा क्यों हुआ ये, तो सारे जो क्यों का आंसर है वो आपको कौन देगा, GOC। तो फिर हमें घूम फिर के यही आना पड़ेगा दोबारा। तो इसीलिए हम पहले ही उस पॉइंट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना ले ताकि जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो हमें कोई भी क्या है प्रॉब्लम ना आए। तो रिएक्शन जल्दी चलेंगे तो क्या होगा, आपका कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और टेक्निकल क्वेश्चंस करेंगे, कहाँ पे आप फंस सकते हो या कौन से टेक्निकल क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज्यादा रिपीट करके देता है। इसीलिए देखो यहाँ पे अब इसमें बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको कहा था कार्बन के केस में केवल 3 ही हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp3 sp2 sp। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाँ निहारिका सही है, और इसके अलावा मैथिली सही है, और कशिश जैन सुबोध सही है। इसका आंसर दिव्यांग सही है। देखो sp3 होगा, जो माइनस चार्ज है उसे भी बॉन्ड ही माना जाता है। तो देखो एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ओवरऑल हो गए 4। सानिका सही है आपका आंसर। तो 1 2 3 4 यानी इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका शेप बताओ क्या होगा, शेप। हाँ वेरी गुड कशिश, सही बताया आपने। इसका शेप जैसे अमोनिया का शेप होता है। वेरी गुड सुबोध, श्वेता, दिव्यांग सही है। मैथिली ने मिस कर दिया थोड़ा सा। बनना क्या था, टेट्राहेड्रल ही बनना था। देखो अभी आपको मैं इसको आगे बैंड रूल बताऊंगा। बैंड रूल से क्या होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बैंड रूल में बनना क्या था, देखो sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल बनना था, लेकिन माइनस का मतलब क्या हुआ, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है, इसकी वजह से इसका शेप बन जाता है पिरामिडल। तो एक लेक्चर में ऐसा लूंगा जिसमें बैंड टूल बचेगा, बताऊंगा, जिससे आपको इसके जो शेप के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, उसमें डाउट ही खत्म हो जाएगा। तो ये देखो रिज्वाइन करना आपने दोबारा, ये फिनिश होने वाला है और इसको सेम आईडी पे आपने फिर से रिज्वाइन करना है इसे। तो ये पिरामिडल हो गया है आपका। पिरामिडल के बाद आपको ये बताना है कि ये हो गया। अब जैसे हमने कार्बन लिया, चलो ये खत्म ही हो गया, दोबारा फिर से करते हैं। देखो होता क्या है, जैसे कार्बन आपने बनाया, कार्बन बनाने के बाद क्या होगा, कार्बन में आएगा आपके पास, कार्बन को आप लिखते हो 1s2 एंड 2s2 एंड 2p6 2p2 सॉरी। अब क्या होगा, यहाँ पे हम वैलेंस वाला लेते हैं, तो ये क्या होगा 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और p के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जम करके इधर चले जाता है एक्साइटेड स्टेट में। कार्बन हर हमेशा ध्यान रखना एक्साइटेड स्टेट में ही रहता है। तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 एंड 4। अब इसने क्या किया, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और 3 के साथ क्या कर दी, बॉन्डिंग बना दी। 3 के साथ बॉन्डिंग बनाई है तो 1 2 3 के साथ बॉन्डिंग बन गई और एक इसके पास क्या रह गया, दिस इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरीके से आप शो कर सकते हो हाइब्रिडेशन के लिए sp3 और sp3 sp कैरेक्टर मैंने कहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। sp3 sp जो s कैरेक्टर होता है उसके कितने एप्लीकेशन है, p कैरेक्टर के बहुत सारे एप्लीकेशन है। किसका, अगर हमें बॉन्ड लेंथ पता करना है, बहुत सारी चीज का जो हम एक दिन डिस्कस करेंगे अलग एक उसमें क्लास में। तो ये आपका कार्बोकैटायन फिनिश हो गया।
तो कार्बोकैटायन है सारी चीज रिपीट होगी दिव्यांग, फिक्र नहीं करना आपको कोई चीज। देखो मैंने आपको कहा हुआ हर एक चैप्टर कम से कम 2 to 3 टाइम्स रिवाइज होगा, और जब तक आपको बिल्कुल फिक्स ना हो जाए तब तक क्या होगा, वो चीज आपको चलती रहेगी जब तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप ना हो जाए। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, टॉपिक वाइज हम क्लियर करेंगे, टॉपिक वाइज हम क्लियर कर रहे हैं, और हर एक चैप्टर हर एक पॉइंट्स लगभग रिपीट होगा। अब देखो इसके बाद ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो आपको पता ही है कि हाईली रिएक्टिव होंगे। और अब इससे ये बताओ कि ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, कार्बोकैटायन हम किस में गिनेंगे, इलेक्ट्रोफाइल में या न्यूक्लियोफाइल में? कार्बोकैटायन किस में गिना जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? हाँ सुबोध, स्नेहा, निहारिका, मैथिली, दिव्यांग, सरदेश, श्रुति, अनुष्का, श्वेता सही है, सानिका सही है। तो देखो क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसके पास क्या होगा, माइनस चार्ज। मैंने आपको पहले ही कहा था जिसके पास भी माइनस चार्ज होगा वो क्या होगा, आंख बंद करके न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब नेगेटिव चार्ज, और हाँ सही कहा कशिश, तो ये समझ में आ गया आपको, दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल। अब देखो इसके बाद हम आते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल सबसे देखो स्टेबिलिटी का मेन कॉन्सेप्ट होता है ऑक्टेट करना, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। फ्री रेडिकल को जिसके पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो लेकिन इलेक्ट्रिकली कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, तो दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। जैसे Cl और Cl, तो ये कैसे बनेगा, Cl डॉट Cl डॉट। आपको इसमें बताया था होमोलाइटिक फिजन होता है, होमोलाइटिक फिजन के थ्रू। तो या तो आप यहाँ पे लाइट दोगे या फिर हीट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ठीक है, या फिर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। तो ये आते ही आप समझ जाओगे कि यहाँ फ्री रेडिकल ही बनेगा। लेकिन ये हर एक केस में जरूरी नहीं होता, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा अगर कोई और कंपाउंड यहाँ पे यूज होता है तो ये प्लस और माइनस में चेंज हो जाता है। तो होमोलाइटिक फिजन से बनता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और एग्जांपल आप लिख सकते हो CH3 वाला, CH3 है। अब आपको ये बताना है इसमें कि अगर ये CH3 बना है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और एक डॉट दिख रहा है आपको, देखो ये डॉट, हाँ सुबोध सही है और मैथिली सही है, दिव्यांग सही है और श्रुति मिस कर गई। देखो आप कंफ्यूज कहां पे हो रहे हो, बिल्कुल सही है सरदेश, अनुष्का, आप लोग कंफ्यूज कहां पे हो रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से। जैसे मैंने कहा अगर मैंने CH3 का हाइब्रिडाइजेशन किया तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन S का और एक P का ये भरा जाएगा, तो यहाँ पे एक H के साथ बॉन्डिंग हो गई, एक H के साथ, यहाँ एक H के साथ। अब आपको ये दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी एक S का और P के दो, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसका जो शेप बनता है वो सेम बनता है जैसे कार्बोकैटायन वाला था, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर। और यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल खाली था इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, तो ये बनेगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर, सेम स्ट्रक्चर बनता है जैसे पहले वाले का बना। आप कोई बता सकता है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ सही है मैथिली, निहारिका, दिव्यांग और श्वेता।
बिल्कुल सही। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो 2 4 6 और 1 7। स्नेहा मिस कर गया, आपका सी सही है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद क्या होगा, देखो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस में शेप हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसके टाइप्स या कैटेगरी, हर एक में देखो टाइप्स या कैटेगरी आ रही है, तो इसकी टाइप्स या कैटेगरी क्या होंगी? टाइप्स या जो हम कहेंगे क्लासिफिकेशन क्या होगा? क्लासिफिकेशन इसमें भी वही है, देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो एक सबसे पहले जाता है देखो CS3 डॉट वाला, हाँ, उसके बाद फिर देखो CS3 डॉट CS2 डॉट CS3, फिर CS3 का होल ट्वाइस डॉट, और C डॉट CS3 का होल थ्राइस। आप लोग कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हो जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो। जो चीज जिसमें डॉट है या जो रेफरेंस है उसको नहीं देखते हम, उसके बगल वाले को देखते हैं। जो रेफरेंस कार्बन है, जिसमें कोई भी, जहां पे डॉट है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो वो रेफरेंस हो जाता है हमारे पास, हम उसके आगे देखेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट है, देखो ये बहुत ज्यादा प्राइमरी है या वो है मिथाइल का फ्री रेडिकल है, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया और ये टर्सरी हो गया। जिसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है यानी एक कार्बन है प्राइमरी, जिसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है सेकेंडरी, और जिसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है दैट इज टर्सरी। अब एक क्वेश्चन बताओ मुझे कि अगर मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट ये दे दिए, देखो CS3 माइनस, CS3 डॉट और CS3 प्लस, अगर मैंने बोला इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आप किस पे जाओगे? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, आपको कौन सा लग रहा है इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल? दिव्यांग सही आंसर, और सरदेश मिस कर गया। सबसे इनमें से, वैसे देखो ये तो हाईली अनरिएक्टिव ही होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, लेकिन श्रुति सही है, स्नेहा सही है, और वैदेही सही है, सरोज मिस कर गया। देखो स्टेबिलिटी का फैक्टर कहां से आएगा आपके पास? कशिश मिस कर गई। और इसके अलावा थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि स्टेबिलिटी का अगर पूछा जाए, सारा कॉन्सेप्ट हमारा स्टेबिलिटी पे बेस्ड है। आगे सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने आपको कहा था, रिएक्शन सारी स्टेबिलिटी पे बेस्ड है। तो स्टेबिलिटी इन तीनों में से, नहीं मिस कर गए मैथिली, इसके बाहर देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर है 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर है 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि स्टेबिलिटी के लिए हर हमेशा हम ये कहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट, हाँ दिव्यांग सही कहा आपने, तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास होने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं जनरली? कार्बो एनायन के पास। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कार्बो एनायन स्टेबिलिटी में। अगर आपको इन दोनों में कंपैरिजन कर दें, फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन में, कौन ज्यादा स्टेबल लग रहा है आपको इसमें से? सेकंड वाला या थर्ड वाला? हाँ सिद्धि सही है, निहारिका सही है। तो इसमें आंसर होगा 2, क्योंकि वो क्या है, इससे पास है ना, ऑक्टेट मतलब 8 होना चाहिए, 8 नहीं है तो 7 ही सही, तो थोड़ा सा कम डेफिशिएंट होगा, और ये वाला क्या होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी को हम कल डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना पूरा। तो वो मेन है, तभी मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूं, ताकि जब मैं रिएक्शन बताऊंगा आपको, तो रिएक्शन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, रिएक्शन बिल्कुल क्या होगी, स्पीडली जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या किया, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, कार्बीन्स। नेक्स्ट पॉइंट इज कार्बीन्स। कार्बीन्स कहते किसे? जनरली देखो आपको मैक्सिमम केस में यही तीनों मिलेंगे, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन। और रेयर बहुत कम केसेस जो आगे आने वाले हैं, ये बहुत कम केसेस हैं, ठीक है, पहले वाले के ज्यादा केस होते हैं। तो कार्बीन जनरली किसे कहेंगे हम? कार्बीन कहते हैं कि जिसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, यानी 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। हाँ सुबोध बिल्कुल सही कहा, एक लोन पेयर होगा और 2 बॉन्ड पेयर होंगे जिस कार्बन के पास।
देखो कार्बीन्स मतलब कार यानी कार्बन। हर समय ध्यान रखना जहां पे भी कार्बन आएगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट था, कार्बन वर्ड जनरली जहां पे भी आएगा मतलब हम कार्बन की ही बात कर रहे हैं। और कोई भी चीज ऐसा होगा तो उसे हम कार्बीन्स नहीं कहेंगे, हम केवल कार्बन के रिस्पेक्ट में हम इसे कहेंगे कार्बीन्स। जहां पे क्या होगा, दो बॉन्ड पेयर होगा और एक लोन पेयर होगा। एग्जाम्पल उसके बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पे आप Cl लगा दो, यहाँ पे आप Br लगा दो, या आप यहाँ पे H लगा दो। यानी जो भी इस केस को फॉलो करेगा कि एक लोन पेयर या दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड दो बॉन्ड पेयर, तो दैट इज कॉल्ड कार्बीन्स। तो इसके पहचानने का तरीका ये है। सेकंड, अगर आप इसे बनाते हो जनरली तो CH2 NH2 को हीट करेंगे तो ये CH2 अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, और ये CH2 और I2 को ऐड रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ Zn तो ये बनता है CH2 और ZnI2। तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रिएक्शन ज्यादा पूछी नहीं जाती है आपसे, ये रिएक्शन अभी बीच में ऑटोमेटिकली आएंगे आपके पास। हमें क्या करना है, पहले फाइंड आउट करना है कि कौन सा कार्बीन्स है, कैसे पहचानोगे। अब देखो कार्बीन्स के दो टाइप्स होते हैं, कार्बीन्स में दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंगलेट और एक होता है ट्रिपलेट। कार्बीन को जनरली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इज सिंगलेट एंड सेकेंड वन इज ट्रिपलेट। अब इसे हम सिंगलेट और ट्रिपलेट क्यों कहते हैं, तो इसमें हुन्स रूल ने एक दिया था मैक्सिमम, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1, ये हुन्स रूल ने दिया था, ध्यान रखना। सिंगलेट का मतलब क्या होगा, अगर m की वैल्यू 1 आई, और ट्रिपलेट का मतलब होता है जब m की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। अब देखो सिंगलेट का मतलब m की वैल्यू 1 आएगी तो सिंगलेट, m की वैल्यू 3 आएगी तो ट्रिपलेट। अब कहते कैसे, करते कैसे हैं, जो आपका सिंगलेट होगा उसके एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है s, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, एक का +½ होगा और एक का होगा -½ तो टोटल स्पिन क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इसे यहाँ पे रखो वैल्यू को, क्योंकि इसके एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है। हाँ सही कहा अभी मैथिली आपने। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो s होगा उसकी वैल्यू 0 हो गई। कैसे, एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा। आपको पता है इसकी वैल्यू हाफ होती है, एक प्लस का हाफ एक माइनस का हाफ, तो 0। तो इसकी मल्टीपलिसिटी क्या हो जाएगी, 0 × 2 + 1 यानी 1, इसीलिए हम इसे सिंगलेट कहते हैं। और ट्रिपलेट के केस में क्या होता है, ध्यान रखना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप कर जाता है दूसरे के पास, क्योंकि देखो कार्बन में क्या होता है, कार्बन का मतलब हुआ एक s का और 3 p के, एक s का और 3 p के। अब क्या होगा, देखो दो सिंगल बॉन्ड थे और एक क्या था, यहाँ पे एक में क्या था, पेयर था। अब क्या होता है कि आपने हीटिंग करी, सपोज ये पेयर है और ये अनपेयर्ड है, ये पेयरिंग है और ये अनपेयर है। अब क्या होगा कि जो ट्रिपलेट होता है इसमें क्या होता है, यहां से आपने हीटिंग करी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके हायर में पहुंच जाएगा। हायर में पहुंच गया तो क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में आ गए, एक इसमें चला गया एक इसमें चला गया, एक यहाँ पे अनपेयर्ड है और एक लास्ट वाला अनपेयर्ड है, और इन दोनों ने क्या की है, बॉन्डिंग बनाई हुई है। तो इसमें क्या हुआ, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए, तो इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए और दो बॉन्ड पेयर हो गए, तो दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट। अब कैसे हुआ, देखो इसमें s की वैल्यू निकालेंगे, +½ और +½ क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो +½ हो गया 1। अब इसको फॉर्मूले में रखो आप, तो m2 × 1 + 1 यानी 3। तो दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट और दिस इज कॉल्ड सिंगलेट। तो पहली चीज हो गई सिंगलेट और ट्रिपलेट। अब इसमें बताओ कि विच वन इज मोर स्टेबल, इन दोनों में से स्टेबल कौन होगा ज्यादा। अगर स्टेबिलिटी कंपैरिजन करें, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि स्टेबिलिटी पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं,
हाँ, सुबोध सही है, श्रुति सही है, और मैथिली सही है, श्वेता, दिव्यांग सही है। ध्यान रखना स्टेबिलिटी के बेस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं आपके। सही है, स्टेबिलिटी ट्रिपलेट की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिंगलेट। देखो इसका रीजन क्या होगा, रीजन यहाँ पे कहता है इसकी मल्टीपलिसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब देखो मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। आपको पता है दो ही होते हैं मैग्नेटिक के टर्म्स में, एक होता है पैरा, एक होता है डायमैग्नेटिक। पैरा का मीन्स होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और डायमैग्नेटिक मीन्स होता है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कि सिंगलेट कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? सिंगलेट पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? सिंगलेट में बताओ थोड़ा सा। हाँ, निहारिका सही है, मैथिली सही है और सुबोध सही है। तो जो आपका पैरा होगा, स्नेहा मिसिंग कर गया, कशिश मिसिंग कर गए। आप इसमें देखो, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखा आपको? हाँ, मैथिली बिल्कुल सही, आपने दोनों आंसर सही बता दिए। तो इसमें देखो, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा आपको? कार्बन में मैंने क्या कहा था आपको, कार्बन में क्या होता है कि जब बॉन्डिंग करोगे, आपने ये इलेक्ट्रॉन बना दिया और यहाँ पे दो बॉन्ड बना दिए, तो क्या हुआ, एक और एक के साथ बॉन्डिंग कर दी इसने, तो इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा आपको? तो इसका मतलब ये पैरा नहीं होगा। ध्यान रखना, सिंगलेट पैरा नहीं है, सिंगलेट इज डायमैग्नेटिक, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ट्रिपलेट कौन सा होगा, ट्रिपलेट का बताओ, ट्रिपलेट में कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? हाँ, वेरी गुड निहारिका, सही है। सिद्धि, सानिका और दिव्यांग, अनुष्का, वेरी गुड, सही है। तो ध्यान रखना कि ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और ये है डायमैग्नेटिक। ऐसे ही देखो, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आपने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा था, आपने कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा था, डी एंड एफ में भी पढ़ा था। तो ये क्या है, रिपीटेशन है चीजों का। अब देखो, अगर मैंने कहा आपको रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन किस में ज्यादा होगा, रिपल्सन किस में ज्यादा होगा, सिंगलेट में या ट्रिपलेट में? अगर रिपल्सन की बात होगी तो रिपल्सन ज्यादातर किस में हो सकता है? रिपल्सन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कहां से ध्यान रखना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको बताती है रिपल्सन के बारे में। रिपल्सन में ध्यान रखना, लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन करता है, लोन पेयर। फिर से बता रहा हूं, हाँ सुबोध सही है। लोन पेयर हर हमेशा कौन करेगा, लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा। पेयर ध्यान रखना, लोन पेयर कभी भी रिपल्सन आएगा। ये सब आपको किस में बताते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में, वेस्पर थ्योरी में। लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होगा, यानी सिंगलेट का रिपल्सन मोर होगा और ट्रिपलेट का लेस होगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर बचा ही नहीं है। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग कर दिए तो रिपल्सन खत्म कर दिया, रिपल्सन कम कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए। अब एक चीज और बता दो, बस लास्ट, शेप बता दो। चलो, शेप कैसा होगा? अगर मैंने कहा सिंगलेट का शेप, सिंगलेट में देखो क्या हो गया, दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, किसका शेप होता है जनरली? हाँ, वेरी गुड सुबोध, बहुत बढ़िया। श्रुति, श्वेता, वेरी गुड। वी शेप्ड होता है, वी शेप्ड ऐसे बनेगा, देखो एक लोन पेयर ऊपर इस तरीके से, वी शेप्ड या बैंड शेप बनता है। ठीक है, और जबकि जो ट्रिपलेट होगा, वो कोई गैस कर सकता है इसका शेप क्या होगा, ट्रिपलेट का शेप, ट्रिपलेट का शेप। हाँ, श्वेता बिल्कुल सही है, श्रुति, कशिश बिल्कुल सही, दिव्यांग सही है। इसका बनेगा लीनियर, क्योंकि अब रिपल्सन कुछ रहा नहीं, ऊपर नीचे चले गए, तो ये क्या बनेगा, लीनियर शेप बनेगा। यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दो, तो इसमें आपके पास ये कार्बीन्स भी आपका खत्म होगा। ठीक है, तो इसमें फिक्र नहीं करना है, कोई भी टॉपिक आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे आपको क्या लगता है दिक्कत आती है,
उसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों वीडियो अवेलेबल होते हैं। जैसे कई चीज हमें ऐसी लग रही है कि जो चीज आपको बतानी चाहिए लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पाता, तो उससे हम क्या करेंगे, ऑफलाइन में डाल देंगे। ऑफलाइन से क्या होगा, ऑफलाइन में जैसे मैंने कहा एस और पी कैरेक्टर, तो इसमें थोड़ा ज्यादा है अभी हमें, तो मैं उसके बारे में आपको क्या करूंगा, ऑफलाइन में डाल दूंगा। तो उसकी चिंता नहीं करनी है, ऑफलाइन ऑनलाइन में आपको क्या होगा, सारी चीज अवेलेबल होगी। अब इसके बाद देखो नाइट्रीन्स का केस आता है। नाइट्रीन्स के केस में भी क्या होता है, नाइट्रीन्स कोई जानता है किसे कहेंगे, नाइट्रीन्स को। नाइट्रीन्स में क्या होगा, देखो अब नाइट्रीन्स आ गया, अब यहाँ पे कार्बन नहीं होगा। नाइट्रीन्स मीन्स नाइट्रोजन से रिलेटेड है, नाम में ही सब कुछ रखा है। देखो हाँ बिल्कुल सही कहा मैथिली आपने, देखो नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। जैसे नाम आता है आप उसको नाम को 2-3 बार रिपीट करो, या आपको कोई क्वेश्चन डाउट लगता है उसको 2-3 बार पढ़ो आप, तो वो आपको खुद ब खुद आंसर बताएगा। निहारिका बिल्कुल सही है, एक बॉन्ड पेयर होगा और 2 लोन पेयर होते हैं, एक बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रीन्स। अब देखो नाइट्रीन्स के मैं सारे पॉइंट वही डिस्कस करूंगा जो किसके थे, कार्बीन्स के थे। हाँ कार्बीन्स वाला ही सिस्टम है इसका, सारा केस कार्बीन का है। देखो जनरली नाइट्रोजन में आपको पता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसने एक के साथ ही तो बॉन्डिंग करी है, तो क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन आपको यहां दिखेंगे, ऑटोमेटिकली है। ठीक है, तो जो नाइट्रीन का केस है और कार्बीन्स का केस है, लगभग क्या है, दोनों के दोनों केस सेम चलते हैं। नाइट्रीन्स के और कार्बीन्स के जो केस होते हैं लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो नाइट्रीन्स और कार्बीन के केस में देखो इसके भी 2 टाइप्स हो गए, नाइट्रीन्स और कार्बीन के 2 टाइप हो गए, एक होता है सिंगलेट और दूसरा हो गया आपका ट्रिपलेट। अब आप समझ जाओगे कि सिंगलेट में क्या होना चाहिए, ट्रिपलेट में क्या होना चाहिए। देखो जो नाइट्रोजन होगा, एक लोन पेयर में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लोन पेयर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क कहां पे पड़ेगा, दूसरे वाले में। दूसरे में देखो इसका लोन पेयर एक साथ ही रहेगा और इसके पास क्या होगा, अलग अलग चले जाएंगे, यहां पे फर्क पड़ेगा। यहां पे क्या होगा, देखो जो एक लोन पेयर था वो एक ही ऑर्बिटल में है, यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिटल में चला गया। कैसे आप नाइट्रोजन से बता सकते हो, 2s2 and 2p3, तो क्या होगा, s के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और p के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखो 1, 2 and 3। अब ये एक के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, एक है जो एक के साथ ये बॉन्डिंग बना रहा है, तो क्या होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके केस में क्या होता है, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं, और इसके केस में क्या होता है, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में है। तो अभी आपको बताया सिंगलेट और ट्रिपलेट का कहीं भी केस आता है तो उससे हम किससे सॉल्व करेंगे, मल्टीपलसिटी से। मल्टीपलसिटी हुन्स रूल का होता है 2s+1। s होता है स्पिन क्वांटम नंबर का सम, स्पिन क्वांटम नंबर का सम। अब देखो s की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे दोनों सेम है, तो क्या होगा, s का एक का प्लस हाफ और दूसरे का माइनस हाफ, यानी s की वैल्यू 0, और ये तो 0 ही रहेगा, तो ओवरऑल क्या होगा, मल्टीपलसिटी इज इक्वल टू 0 इंटू 2+1 यानी 1, तो इसे हम कहेंगे सिंगलेट। और इसके केस में सिर्फ क्या होगा, दोनों अलग अलग चले गए, यानी s इज इक्वल टू प्लस हाफ और प्लस हाफ, तो इज इक्वल टू 1, तो ये मल्टीपलसिटी हो जाएगी 2 इंटू 1+1 यानी 3, तो इसीलिए ट्रिपलेट। यानी ट्रिपलेट का कहीं पे भी केस आता है या सिंगलेट का, तो आपको समझ जाना है कि जो ट्रिपलेट होगा उसके लिए m की वैल्यू 3 होगी और सिंगलेट के लिए m की वैल्यू 1 होगी। अब यहां से जितने पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए थे वो सारे के सारे पॉइंट क्या कर सकते हो आप लोग, वो सारे के सारे पॉइंट को रिवाइज कर सकते हैं। जो हमने अभी किया था सेम उसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा अभी आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर बताओ कि जो सिंगलेट होगा और जो ट्रिपलेट होगा, तो सिंगलेट कौन सा होगा, पैरा या डाई,
सिंगलेट में कौन सा करेक्टर होगा? हाँ, मैथिली बिल्कुल सही है, सुबोध और निहारिका, सानिका बिल्कुल सही, ये डायमैग्नेटिक होगा। और ट्रिपलेट कौन सा होगा? अनुष्का, कशिश बिल्कुल सही है। हाँ, जो ट्रिपलेट होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। यही चीज है, तभी मैंने आपको कहा था। सरोज, स्नेहा बिल्कुल सही। ऐसी तो जब आप रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें समझाने में टाइम नहीं लगेगा, तो क्या हुआ, जल्दी जल्दी होगा आगे कोर्स। तो इसके बाद आपको टाइम नहीं लगने का बिल्कुल भी। टाइम जो है थोड़ा जीओसी में लगेगा और कुछ टेक्निकल पॉइंट में लगेगा। बाकी क्या हुआ कोर्स आपका, अगर मैंने कहा इसमें से स्टेबल कौन होगा ज्यादा, विच वन इज मोर स्टेबल, ट्रिपलेट या सिंगलेट? सिंगलेट या ट्रिपलेट, इसमें से स्टेबल कौन होगा? स्नेहा सही है, मैथिली बिल्कुल सही, और अनुष्का सही है, निहारिका सही है, और सुबोध मिस कर गया। देखो अभी आपको बताया था मैंने, कभी भी ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिंगलेट। कभी भी ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई स्टेप ऐसा आता है जिसमें आपको ट्रिपलेट दिख रहा है और सिंगलेट दिख रहा है, तो जो भी ट्रिपलेट वाला होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिंगलेट की। अगर मैंने कहा रिपल्सन किसमें ज्यादा होगा, रिपल्सन रिपल्सन किसमें ज्यादा होगा, सिंगलेट या ट्रिपलेट? एस और टी भी लिख सकते हो आप शॉर्ट में। हाँ, सुबोध सही है, निहारिका, सृष्टि, मैथिली। तो देखो ये इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, इसमें कम हो जाएगा। देख रहे हो आप, तभी तो होता है। जैसे ही मैं आपको बेसिक टर्म्स क्लियर कराऊंगा तो जो चैप्टर होंगे वो चैप्टर आपको आसान लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसकी रिएक्शन क्या होनी चाहिए। बस रिएक्शन ज्यादा है, थोड़ा बोरिंग रहेगा वो, लेकिन आपको आंसर में दिक्कत नहीं आएगी कि इसका आंसर ऐसा क्यों आएगा। ठीक है, तो अब ये विद इन 10 मिनट में खत्म हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे जो पॉइंट, अच्छा एक और बताओ, इसका शेप कैसा होगा, शेप विच वन, जो शेप है आपका वो सिंगलेट और ट्रिपलेट का शेप कैसा होगा, एक बार फिर से बताना। सुबोध, हाँ, श्वेता सही है, और निहारिका सही है, और श्रुति सही है, कशिश सही है, और सिद्धि, अच्छा अभी बता रहा हूं आपको आंसर, सिद्धि, सुबोध सही है। तो दोनों का शेप देखो लीनियर होगा। लीनियर का सीधा सा फंडा है, देखो अगर एक बॉन्ड होगा तो उसके साथ तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, एक बॉन्ड है तो उसके साथ कोई कंपटीशन ही नहीं है, लीनियर से। अब देखो रिपल्सन का फंडा मैंने आपको क्या बताया था, जैसे इसमें दो लोन पेयर हैं तो दो लोन पेयर की वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है। टू लोन पेयर इज देयर, तो बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा। जबकि ट्रिपलेट में एक ही लोन पेयर होता है, एक ही लोन पेयर होगा, तो इसके कंपैरिजन में क्या होता है, इसका रिपल्सन कम हो जाता है। अगर जो इसको ये जो दूसरा एक्स है इसमें एक कम रिपल्सन करेंगे, बजाय किसके, इस केस में दो दो लोन पेयर वाले बैठे हुए, तो जितना ज्यादा लोन पेयर उतना रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और एक था बेंजाइन वाला केस जो रेयर आता है। बेंजाइंस में क्या होता है, जैसे आपने बेंजीन रिंग बना दी, बेंजीन रिंग बनाने के बाद क्या होता है, एक ऑर्बिटल इस तरीके से क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इस ऑर्बिटल के बीच में भी क्या होती है, बॉन्डिंग, मतलब दिखती नहीं है क्योंकि क्या हो रहा है, रिपल्सन होगा इसके बीच में, जाते दूर दूर है, लेकिन क्या होता है एक स्लाइटली फॉल्स स्यूडो टाइप का हमें क्या दिखाई देगा, ओवरलैपिंग दिखाई देती है। स्यूडो टाइप की ओवरलैपिंग होती है, होता यही है। तो जनरली बुक में हम क्या देखते हैं, बुक में हम देखते हैं कि ये ऐसे बॉन्ड बना देते हैं, इस तरीके का बॉन्ड हो जाता है। ये एक तीसरा बॉन्ड भी हमें नजर आता है, ये एक्चुअल में बॉन्ड नहीं होता, ये स्यूडो बॉन्ड है, दिखने में हमें लग रहा है ये। तो इसके बीच में भी जो ये और ये है, इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, एक बॉन्डिंग दिखाई देने लगती है। क्योंकि जो सी होता है इसका एक ऑर्बिटल यहाँ पे खाली होता है, इसका एक ऑर्बिटल होता है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होने लगती है, बॉन्डिंग होने लगती है। और बॉन्डिंग होती नहीं है, ओवरलैपिंग होती नहीं है, दिखती है, हमें लगता है ऐसा। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स,
तो ये इंटरमीडिएट होता है, मतलब जब रिएक्शन के बीच में होगा तभी इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इससे हम कहते हैं बेंजाइन, और ये बहुत रेयरली यूज होता है, बहुत रेयर केस में आएगा, ये बेंजीन में ही आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा रेयर होता है, रिएक्शंस में यूज नहीं होता, तो इसीलिए हम इसकी ज्यादा स्टडी नहीं करते। ठीक है, तो ये बेंजाइन का समझ जाना, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड आया है कहीं पे भी तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइन्स। और लेकिन क्या होता है, ये फॉल्स होता है, स्यूडो होता है, बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल होता है, यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर ये जल्दी टूट जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका खत्म हुआ। अब हम कल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, कल का टॉपिक है आपका, पहले से एक बार देख के आ जाओ आप लोग, क्योंकि आपने नोट्स बनाए होंगे उसके, वो है आपका स्टेबिलिटी का। अभी भी मैंने कह रहा हूं कि जो आपको 13 सितंबर को टेस्ट होगा जो आपका नीट का, तो इसमें मैं आपको पेपर भेजूंगा, तो इसमें ध्यान रखना कि 2-3 क्वेश्चन आपके स्टेबिलिटी के जरूर होंगे, 2 क्वेश्चन कम से कम। स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस आते ज्यादा हैं, मतलब बहुत कम चांस है, चाहे वो थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दे दे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करें, मतलब डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्टली दे दे, लेकिन देंगे जरूर। तो स्टेबिलिटी आपका JEE में भी क्वेश्चन आता है और नीट में आता है, तो नीट में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, JEE में भी आता है लेकिन 1 क्वेश्चन के आसपास आ सकता है, और इसमें नीट में लगभग 2 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए आप क्या क्या चीज पढ़ोगे, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ के आओगे कल। दूसरा रेजोनेंस है, रेजोनेंस हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, और इसके अलावा इसमें आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और फोर्थ जो इसमें आता है आपके पास, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। वेरी गुड, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये पॉइंट है, और इसके पॉइंट पे हम रिएक्शन वगैरह और आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उस पे भी डिस्कस करेंगे, चाहे वो JEE का हो चाहे वो मेंस का होगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट, ये सारे पॉइंट कल स्टेबिलिटी के, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे रिएक्शन इस पे डिपेंड करते हैं। मैंने पहले ही बोला हुआ है कि जितने आप रिएक्शन पढ़ोगे वो सारे स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेंगे, तो इसीलिए कल का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत करना आप लोग। तो आज मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ यहीं पे, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लो, किसी को कोई डाउट है लास्ट में तो पूछ सकता है, बाकी आज का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। नो, वेरी गुड। तो कल हम मिलते हैं फिर से, और मीटिंग ऑफ कर रहा हूं मैं। गुड बाय।